प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार आज आपसे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति के अंतर्गत प्राचीन भारत के जो शिक्षण संस्थान हैं, जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, उनकी चर्चा करूंगा। उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से शिक्षण संस्थान थे जिन्होंने प्राचीन काल में शिक्षा देने का महत्वपूर्ण काम किया। और ये शिक्षण संस्थान जो थे अपने शिक्षण स्तर में इतने ऊँचे थे कि देश दुनिया के और अलग अलग देशों के न सिर्फ भारत के बल्कि दूर दूर के देशों के छात्र यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आया करते थे। हम जानते ही हैं कि भारत प्राचीन काल से ज्ञान और चिंतन की भूमि रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 500 ईसा पूर्व हमारे यहाँ चारों वेदों की रचना हो गई थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों की रचना हुई हमारे यहाँ। और इससे भी आप भारत के ज्ञान और चिंतन और शिक्षण के स्तर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्राचीन काल में हमारे यहाँ गुरु के आश्रमों में, गुरुकुलों में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा का जो सिलेबस था, जो पाठ्यक्रम था, उसमें आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की शिक्षा भी बच्चों को दी जाती थी, जिससे कि वो बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जब गारहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो जो जीवनोपयोगी शिक्षा है, शिल्प की शिक्षा, कृषि की शिक्षा और इस तरह की जो जीवनोपयोगी शिक्षा थी, इस पर भी ध्यान दिया जाता था। मतलब कि हमारे यहाँ के शिक्षण संस्थान जो थे न सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते थे बल्कि जीवनोपयोगी शिक्षा देने की भी व्यवस्था थी यहाँ। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करें उस विख्यात विश्वविद्यालय की, जो शायद दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, जहाँ चाणक्य जैसे गुरु शिक्षित हुए थे, दीक्षित हुए थे। और ये जो शिक्षण संस्थान है ये तक्षशिला है और प्राचीन भारत का ये सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थान था। और तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये बृहत्तर भारत का हिस्सा हुआ करता था और प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी भी था। तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में स्थित है। और रामायण के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की गई थी। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक स्थल भी था। और ये इसके प्रमुख व्यावसायिक स्थल होने का एक कारण भी है कि ये उत्तरापथ व्यापार मार्ग और जो सिल्क मार्ग था उससे जुड़ा हुआ था, उस पर केंद्रित था, अवस्थित था। और इसलिए यह एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी था। और पश्चिमी देशों को जो सामान्य भारत और अन्य एशियाई देशों से भेजी जाती थी तो वो इसी रास्ते से होकर के जाया करती थी। इस तरह से तक्षशिला जो था वो काफ़ी महत्व रखता था। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। इसका उल्लेख 4वीं सदी ईसा पूर्व में सिकंदर के भारतीय अभियान के समय फलते फूलते शिक्षण केंद्र के रूप में किया गया है। यूनानी पुस्तकों में तक्षशिला की चर्चा है और फाहियान ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया है। तक्षशिला फाहियान के द्वारा भी इसका उल्लेख हुआ है। और तक्षशिला में बच्चों को, जो विद्यार्थी थे, उनको विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और कौशल का राजा प्रसेनजीत, मगध का राज्यवैद्य जीवक, चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, इसके अलावा पाणिनि, पतंजलि आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह तक्षशिला जो था ये धनुर्विद्या और आयुर्वेद की शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और धनुर्विद्या की कला सीखने के लिए और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से शिक्षार्थी, दूर दूर से विद्यार्थी इस शिक्षा केंद्र में आते थे। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन हुनों के बर्बर आक्रमण के कारण यहाँ की प्राचीन समृद्धि और सभ्यता नष्ट हो गई और इस तरह से इस शिक्षण संस्थान का, इस महान शिक्षण संस्थान का अवसान हुआ। तो इस तरह से आपने तक्षशिला के बारे में सबसे पहले जाना कि तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावलपिंडी ज़िले में स्थित है। और तक्षशिला जो है अपने यूनिवर्सिटी के लिए, अपने प्राचीनतम शिक्षा केंद्र के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता था और दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे। तो इस तरह आपने देखा कि तक्षशिला जो है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र है वो है नालंदा। नालंदा की ख्याति जो है सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में, सुप्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में प्राचीन काल में इसकी चर्चा होती है, इसको जाना गया है।
और ये नालंदा जो है ये आपका बिहार प्रांत में अवस्थित है और पटना से 40 मील दक्षिण आधुनिक जो बरगांव नामक ग्राम है तो उसी के समीप यह स्थित था। चीनी यात्री हुएनसांग लिखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है या नालंदा का जो शिक्षण केंद्र था उसकी स्थापना सक्रादित्य के द्वारा की गई थी, जिसकी पहचान कुमारगुप्त प्रथम के रूप में की जाती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इस शिक्षण केंद्र की स्थापना की थी, यहाँ एक महाविहार बनवाया था और उसके जो उत्तराधिकारी गुप्त शासक थे उन लोगों ने नालंदा के शिक्षण केंद्र को अपना संरक्षण प्रदान किया। लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि है, इसकी जो ख्याति है वो हर्षवर्धन के काल में अपने चरम रूप में आई है। हर्षवर्धन ने इस नालंदा शिक्षण केंद्र को काफ़ी संरक्षण दिया। उसके समय में इस विश्वविद्यालय का काफ़ी विस्तार हुआ और चर्चा है कि यहाँ बड़े बड़े भवन बनाए गए, बड़े बड़े कक्षों की स्थापना की गई, क्लासरूम बनाए गए थे और इस तरह से कहा जाता है कि साहब यहाँ 8 बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे और 300 छोटे व्याख्यान कक्ष बने हुए थे। और चूँकि आप जानते हैं कि हर्षवर्धन ने शिक्षा केंद्र के लिए 100 गांव जो थे वो दान में दिए थे। कहने का मतलब है कि इन 100 गांवों से जो आमदनी प्राप्त होती थी वो इस विश्वविद्यालय को जाया करती थी और यह भारत का आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय कहने का मतलब है कि उस युग में जितने भी शिक्षण केंद्र बनाए जाते थे वो सब के सब आवासीय होते थे, जहाँ विद्यार्थी रह करके गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त किया करते थे और यहाँ विद्यार्थियों के रहने और खाने की व्यवस्था भी होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल भारत के कोने कोने से अपितु चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण के लिए करने आते थे और यहाँ अध्ययन अध्यापन का काफ़ी उच्च स्तर था। अध्ययन अध्यापन का उच्च स्तर कहने का मतलब है कि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता था और उसमें सफलता जो है, जो वाकई प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते थे उन्हीं को इन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल पाता था। और यद्यपि नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तथापि यहाँ अन्य अनेक विषयों की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। हुएनसांग जो एक प्रसिद्ध चीनी यात्री है उसने स्वयं 18 महीने रहकर यहाँ अध्ययन प्राप्त किया था और यहाँ और उसने चर्चा की है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में उच्च कोटि के विद्वान जो थे वो शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दिया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय अपने पुस्तकालय के लिए भी जाना जाता है। जो बहुमूल्य दुर्लभ ग्रंथ थे और जो पांडुलिपियाँ थी यहाँ के पुस्तकालय में सुरक्षित थी और धीरे धीरे और इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय जो था भारत का सर्वोच्च शिक्षण केंद्र था। 11वीं शती से पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को संरक्षण देना प्रदान किया और राजकीय संरक्षण बंद हो जाने से धीरे धीरे नालंदा का महत्व घटने लगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। तो इस तरह से तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जाता है। और 1200 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, उसके पुस्तकालयों को जला दिया गया और इस तरह से ये शिक्षण केंद्र जो था वो धीरे धीरे अवसान को प्राप्त हो गया। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट सेंटर है वो है विक्रमशिला और विक्रमशिला भी यहाँ आप देख रहे हैं, ये विक्रमशिला है। सबसे पहले हमने चर्चा की तक्षशिला की, उसके बाद सेकंड में नालंदा था। ये विक्रमशिला है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल का विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार प्रांत के भागलपुर ज़िले में स्थित था और इसकी स्थिति जो है वो भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर बताई गई है। मतलब कि प्राचीन काल में विश्वविद्यालय जो था वहीं अवस्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। उसने यहाँ मंदिर था, मठों का निर्माण कराया था और काफ़ी उदारतापूर्वक उन्होंने दान भी दिया था। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शती तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय
महाविद्यालय के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, शिक्षण केंद्र के रूप में बना रहा और इसकी ख्याति बनी रही। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 महाविद्यालय थे। विश्वविद्यालय में अध्ययन के जो विशेष विषय थे उसमें व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्रवाद, इसके अलावा विधिवाद इत्यादि की शिक्षा पर यहाँ काफ़ी जोर था। यहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों में दीपांकर श्रीज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, प्रमुख आचार्य भी थे। 12वीं शताब्दी में लगभग 3000 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनमें अधिकांश तिब्बत के थे। और इस विश्वविद्यालय के विनाश का भी श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को जाता है। उसने एक दुर्ग होने के भ्रम में इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और यहाँ के ग्रंथों को जला दिया। तो इस तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। चौथा जो इम्पॉर्टेंट शिक्षण केंद्र था भारत में वो है वल्लभी। और वल्लभी आप मैप में देख भी रहे हैं, ये गुजरात प्रांत में अवस्थित है। गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है वहीं वल्लभी अवस्थित था। और कहा कि गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर प्राचीन वल्लभी नगर स्थित था। इसकी स्थापना मैत्रक वंशी शासकों के द्वारा की गई थी और जिस राजा का नाम आता है उसका नाम है भट्टारक। यह मैत्रकों की राजधानी थी, मैत्रक वंशीय राजाओं की राजधानी भी थी। और 7वीं शताब्दी में नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरा था, प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। वल्लभी बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा यहाँ लौकिक विषयों जैसे राजनीति, प्रशासन, कृषि इत्यादि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। इति सिंह ने 7वीं शताब्दी में यहाँ की यात्रा की थी। गुणमती एवं स्थिरमती दोनों बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने यही शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ से शिक्षित स्नातकों को ऊंचे ऊंचे पदों पर राजकीय सेवा में नियुक्त किया जाता था। इस तरह से वल्लभी की पहचान ये थी कि अगर आप वल्लभी से शिक्षित हैं, वल्लभी से दीक्षित हैं, वल्लभी के स्नातक हैं, तो राजकीय सेवा के ऊंचे ऊंचे पदों पर आपको आसानी से, है ना, वो नियुक्ति मिल जाती, आप ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हो सकते थे। तो ये वल्लभी है। चौथा जो 5वां सेंटर है वो है पुष्पगिरी। और पुष्पगिरी जो है ये वर्तमान में उड़ीसा प्रांत में स्थित है। और ये उड़ीसा के कटक और जाजपुर जिले में स्थित इसको माना गया है। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना 300 ईस्वी में कलिंग राजाओं के द्वारा की गई थी और 800 ईस्वी तक यह उत्तर पूर्वी भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। प्राचीन भारत में यह उस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में यहाँ का दौरा किया था और नागार्जुन कोंडा अभिलेख में भी इस पुष्पगिरी शिक्षण केंद्र का उल्लेख है। खुदाई में अशोक की यहाँ कई मूर्तियाँ मिली है और कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि साहब इस शिक्षण केंद्र की स्थापना में निश्चित तौर पर अशोक की भी भूमिका रही होगी। इसके अलावा जो अगला विश्वविद्यालय है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है सोमापुरा विश्वविद्यालय और यह वर्तमान में बांग्लादेश में अवस्थित है। और बांग्लादेश के नवगांव जिला है जहां ये स्थित है सोमापुरा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी और लगभग 400 ईस्वी तक यह शिक्षा केंद्र जो था वो फलता फूलता रहा है। यह बौद्ध धर्म और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा यहाँ जैन धर्म और सनातन धर्म की शिक्षा भी विद्यार्थियों को दी जाती थी। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में आग लगने से शिक्षा केंद्र का पतन हो गया। इसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण सेंटर है जिसकी चर्चा पहले भी हुई है, यह है उज्जैनी या उज्जैन। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन अवस्थित है और प्राचीन काल में ये प्राचीन काल में भारत का ये प्रमुख शिक्षा केंद्र था और ख़ास करके भाषा की शिक्षा, खगोल शास्त्र की शिक्षा, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा, गणित की शिक्षा और जो क्लासिकल आर्ट्स थे
उसकी शिक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण सेंटर माना जाता है। सम्राट अशोक ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। सम्राट अशोक उज्जैनी के शिक्षा केंद्र से दीक्षित हुए थे। और उज्जैनी जो है वो जाना जाता है, ये कालिदास की नगरी है। कालिदास और अन्य जो बड़े बड़े विद्वान थे वो इस सेंटर से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से उज्जैन जो है ये भी प्राचीन भारत में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा ये सबसे नीचे आप देखिए, यहाँ जो सेंटर है इसका नाम है कांचीपुरम या कांची। ये कांचीपुरम या कांची जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित है। और तमिलनाडु का कांचीपुरम जिला जो है वही प्राचीन काल का कांचीपुरम था। और ये प्राचीन काल से ही तमिल और संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र था। और फिर पल्लव राजाओं, मतलब इसका जो इतिहास रहा है वो काफ़ी पुराना इतिहास है। संगम काल से, चूँकि आप जानते हैं संगम के बारे में, शायद आप जानते होंगे कि चेर राजाओं के यहाँ वो जो विद्वान थे उनको आमंत्रित किया जाता था और विद्वानों की परिषद के द्वारा अपनी रचनाओं को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। और इस तरह से राजा और जो अन्य गणमान्य लोग होते थे, अगर इन रचनाओं को पसंद करते थे तो उनको संगम साहित्य में जगह दिया जाता था। तो ये जो कांचीपुरम जो सेंटर है ये शुरू में तमिल और फिर संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रमुख सेंटर रहा है। और आप जानिए कि संगम युग से लेकर के और पल्लव राजाओं के शासनकाल तक ये भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी उसमें जैनिज्म की शिक्षा है, बौद्ध धर्म की शिक्षा है। और एक तरह से पहली शताब्दी से लेकर के और 5वीं शताब्दी तक यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक यह पल्लव राजाओं की राजधानी भी रहा। और पल्लव राजाओं ने भी शिक्षा को काफ़ी संरक्षण दिया है, प्रश्रय दिया है। और कांची की प्रसिद्धि एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में बनी रही। यहाँ के जो प्रमुख शिक्षण केंद्र थे उनको घटिका आस्थानम का नाम दिया गया है। और इसके अलावा सातवाहन राजाओं के शासनकाल में कांचीपुरम जो था वो व्यापार और वाणिज्य का भी प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो इस तरह से हमने प्राचीन भारत के शिक्षण केंद्रों के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहले हमने तक्षशिला के बारे में जाना जो वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी ज़िले में स्थित है। दूसरा सेंटर जो है वो नालंदा के बारे में हमने जाना है। नालंदा जो है वो बिहार प्रांत के वर्तमान में नालंदा जिला में अवस्थित है। तीसरा जो सेंटर था वो विक्रमशिला था और विक्रमशिला भी वर्तमान बिहार के ही भागलपुर जिले में स्थित है। चौथा जो इम्पोर्टेंट शिक्षा केंद्र जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे वो वल्लभी है और वल्लभी जो है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अवस्थित है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट शिक्षा केंद्र है वो है सोमापुरा। और सोमापुरा जो है वो देख रहे हैं आप, सॉरी ये पुष्पगिरी जो है ये उड़ीसा प्रांत में अवस्थित था। छठा जो है ये सोमापुरा है और ये बांग्लादेश में अवस्थित था। और धर्मपाल जो पाल वंश के प्रमुख शासक थे उन्हीं के द्वारा इस शैक्षणिक केंद्र की भी स्थापना की गई थी। इसके अलावा हमने देखा ये 7वां जो शिक्षा केंद्र है वह उज्जैन है और 8वां कांचीपुरम के बारे में आपको हमने बताया। तो इस तरह से भारत के ये प्रमुख शिक्षण केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं। और आप समझें इस बात को कि जिस ज़माने में पश्चिम के देशों में इस तरह का व्यवस्थित शिक्षण केंद्र नहीं हुआ करता था, शिक्षा की कोई इस तरह की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, उस ज़माने में हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। और इन शिक्षण केंद्रों में विद्यार्थियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था, चाहे वो राजकुल के बच्चे हों, चाहे वो राजा के पुत्र हों, युवराज हों या आम नागरिक हो, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। और गुरु के चरणों में रह करके बच्चे जो थे आध्यात्मिक धार्मिक विषयों की शिक्षा भी प्राप्त करते थे और लौकिक विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इस तरह से हमने अभी भारत के प्रमुख शिक्षण केंद्रों की चर्चा की। धन्यवाद।